सभी मेरे प्यारे YED व्यूअर्स का वेलकम है। YED की एडिटोरियल क्लास में आप सोच रहे होंगे सर आज का एडिटोरियल कहाँ गया और उसकी जगह ये तस्वीर कहाँ से आ गई। किसी ने मुझे बोला सर आप एडिटोरियल में थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करो हमें। देखो मोटिवेशन है ना अंदर से आने वाली चीज़ है। इतना तो मैं जानता नहीं हूँ कैसे मोटिवेट किया जाए, पर मैं आपसे अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें ज़रूर शेयर कर सकता हूँ, जैसे कि ये वाली कोट, एवरी अकॉम्प्लिशमेंट स्टार्ट्स विथ द डिसीजन टू ट्राई। जिस आदमी ने ट्राई करने का डिसीजन लिया है उसने अपने सपने को आधा पूरा कर लिया है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जिस बंदे ने ट्राई करने का डिसीजन नहीं लिया उसने पूरा इंतजाम कर लिया है अपने डिसीजन को, अपने सपने को ज़िंदगी भर सपना बनाए रखने का, है ना। देखो सपने सब देखते हैं, भीड़ से वो आदमी अलग है जो सपनों पे काम करना जानता है। मैं तो ऐसा ही आदमी हूँ, मैं सपने भी देखता हूँ और उन पे काम भी करता हूँ। अगर आप आज ही डिसीजन ले लें कि मुझे करना है और करना ही है तो आप आधी जंग जीत चुके हैं मेरे भाई। कोशिश करो मेरे साथ, हो जाएगा। शुरू करें अपने एडिटोरियल को। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को मत हारने देना, कोशिश करते रहना। जिंदगी में ये मेहनत कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी, लिख के ले लेना मुझसे। चलो अपना आज का एडिटोरियल है इकोनॉमिक। बहुत लोगों का कहना है सर इकोनॉमी हमें समझ नहीं आती। बैंक पीओ का पेपर दे रहे हैं, क्लर्क का, है ना, IBPS का, SBI का, पर हमें पता ही नहीं रेपो रेट क्या होती है। चलो मेरे साथ सीखो, सब सिखाऊंगा स्क्रैच से, है ना। वोकैबुलरी भी, ग्रामर भी, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी। पूरी वीडियो को फोकस के साथ एक सीटिंग में देखना। आप इतना करके दो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप बैंक पीओ का पेपर पास नहीं करते हैं, इंग्लिश की बात जहाँ तक हो। चलिए शुरू करें। इनएविटेबल कोलैप्स, इकोनॉमी का एडिटोरियल। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है कोलैप्स आ गई है जो है इनएविटेबल। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना किसी चीज़ का। जैसे एक बिल्डिंग होती है, गिर जाती है आपकी आंखों के सामने, तो आप क्या बोलेंगे? द बिल्डिंग हैज़ कोलैप्स्ड। ये बिल्डिंग जो है मेरे सामने अभी ढह करके गिर गई। तो कह रहा है चकनाचूर हुआ है कोई चीज़, और कैसे हुई है? वो हुई है इनएविटेबल। ऐसा चकनाचूर होने का काम है जिसको रोका ही नहीं जा सकता था, जिससे बचा ही नहीं जा सकता था। इनएविटेबल का ये मतलब होता है समथिंग दैट इज इनएस्केपेबल, समथिंग दैट इज इमिनेंट, जो आपके सर पे खड़ी है। अब देखो ये किसकी बात कर रहा है, ये मालूम चलेगा इसके इस फ्रेज से। कह रहा है ऑन स्टीपेस्ट कंट्रैक्शन ऑफ GDP। कह रहा हम बात कर रहे हैं हमारे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, हमारी GDP के अभी तक के स्टीपेस्ट कॉन्ट्रैक्शन की। देखो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? आप स्वेटर लो ऊनी, है ना, उसको ठंडे या गर्म पानी से धो दो। अगर आप उसको जैसे गर्म या ठंडे पानी से धोओगे, बहुत गर्म या बहुत ठंडे से, वो सिकुड़ सकता है। उसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। किसी चीज़ का छोटा हो जाना, सिकुड़ जाना इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। इसके सिनोनिम क्या है? उसका साइज छोटा होगा तो वो डिक्रीज होगा, श्रिंक होगा, रिड्यूस होगा, है ना। तो डिक्रीज, श्रिंकेज, रिडक्शन सबके सब इसके सिनोनिम है। तो कह रहा है हम बात कर रहे हैं GDP के सिकुड़ जाने की। और कैसी सिकुड़न है ये? जो स्टीपेस्ट है, आज तक की सबसे ज़्यादा और सबसे तेज है ना, उसको कहते हैं स्टीपेस्ट। स्टीप वर्ड को भी नोट कर लेना। पहाड़ की ऐसी खाई जिस पे आप चल ना पाएं, जैसे आप उसमें कदम रखें आप सीधे नीचे गिरने लगे, तो ऐसी एक्सट्रीमली डिक्लाइंड जो खाई होती है ना, उसको कहते हैं स्टीप, है ना। तो ऐसी ही खाई हमारी GDP में अभी आई है। GDP सीधे नीचे लुढ़कती जा रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा विद COVID-19 हिटिंग प्राइवेट कंजम्पशन, डिमांड रिकवरी विल हिंज ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कह रहा के साथ ही, विद के साथ ही COVID-19 के हिट करने के प्राइवेट कंजम्पशन को, कह रहा है इस काम के होने के साथ ही। प्राइवेट कंजम्पशन मतलब आपकी और मेरी जेब से जो हम पैसा खर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट कंजम्पशन। तो कह रहा है COVID-19 के प्राइवेट कंजम्पशन को चोट मारने के साथ ही डिमांड की जो रिकवरी है, डिमांड में जो रिकवरी है वो हिंज ऑन करेगी, वो पूरी तरह से डिपेंड करेगी सरकारी स्पेंडिंग पे, सरकार के खर्चे पे। तो प्राइवेट खर्चा हो गया बंद, अब सरकारी खर्चे के ऊपर ही पूरी डिमांड जो है, उसकी रिकवरी जो है पूरी की पूरी डिपेंड करेगी। अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी चीज़ बताता हूँ, है ना। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान से समझो। अगर अर्थव्यवस्था में डिमांड खत्म हो जाए, उससे क्या होगा? माल कोई खरीदेगा नहीं। माल कोई नहीं खरीदेगा तो दुकानदार सबके सब दिवालिया हो जाएंगे, है ना, और इकोनॉमी नीचे आएगी। तो डिमांड में अब रिकवरी आने की ज़रूरत है, क्योंकि बाजार में माल पड़ा है, कोई खरीदने वाला नहीं है। क्यों नहीं खरीदने वाला? क्योंकि COVID-19 के कारण आपने और हमने खरीदना बंद कर दिया है। अब करा इस काम को करने के लिए, डिमांड में रिकवरी लाने के लिए सरकार को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। अब सरकार कैसे बढ़ाएगी? और ब्रिजेज बनाए और हाईवे बनाए, लोगों को और सब्सिडीज दे, है ना। इस तरीके से मार्केट में पैसा आए और फिर से डिमांड हो, लोगों के प्रोडक्ट बिकने लगे। तो ये मतलब है इस लाइन का, है ना। अब आ जाओ इसके अंदर की ग्रामर में।
हिंज ऑन, हिंज के बाद में आप हमेशा ऑन या ओवर देखेंगे। हिंज के दो सिनोनिम है, डिपेंड और रिलाई, इनके बाद में भी ऑन या ओवर आता है। तीनों का मतलब है किसी चीज़ का डिपेंड करना, निर्भर करना दूसरी चीज़ पे, है ना, हिंज ऑन या हिंज ओवर करना। अब एक क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन 2016 या 17 का है एसएससी का, मैंने वहाँ से उठाया है। आप मुझे इस क्वेश्चन के अंदर एरर बताएं, क्या एरर है। रूल मैंने आपके सामने लिख दिया है, एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, आप मुझे एरर ढूंढ के बताएं इसमें। सिंपल है ना, प्रोसिक्यूशंस केस हिंज्ड एट द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु डाइड बिफोर द ट्रायल। जो प्रोसिक्यूशन था, सरकारी वकील था, उसका पूरा केस डिपेंड करता था, हिंज ऐड करता था। अच्छा किस पे भाई, उसकी गवाही पे, एविडेंस पे, एक ऐसे गवाह की, विटनेस की जो मर गया बिल्कुल ट्रायल से पहले। तो इस तरह से सेंटेंस बना हुआ है। हिंज के बाद में ओवर या ऑन लगाना था, आपने लगा दिया एंड, एट, सेंटेंस हो गया गलत। तो ध्यान रखें, इन प्रेपोजिशन को आपको माइंड करना है, कहीं लिखते जाएं, डायरी सी बनाएं इनकी। वैसे मैं खबरी भी आपको सारी की सारी करवा भी चुका हूँ, ये वाली सारी की सारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट है ग्रीन में, वर्ब है पिंक में। जो ग्रीन में देख रहे हो ना, वो सारे सब्जेक्ट हैं, नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे या जीरंड होंगे। और जो पिंक में देख रहे हो, वो सारी की सारी हेल्पिंग और मेन वर्ब है। आप इनको पकड़ना सीखो, इंग्लिश आपको पकड़ेगी। जिस दिन आपको सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ना आ जाएगा, आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादातर काम आप खुद से करने लगोगे, ग्रामर बुक्स को खुद पढ़ना सीखोगे और खुद जो है ना अपने मार्क्स को बेहतर बनाना सीखोगे। तो कोशिश करें मेरे साथ सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ने की। चलिए आगे बढ़ें, छोटी समरी दे देता हूँ मैं आपको। समरी ये मेरे भाई लोग, कोविड के कारण आपने और हमने तो चीज़ें खरीदना बंद कर दिया है ना। मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी थी, पर मैंने कोविड के कारण देखते हुए सोचा कि अभी मुझे उन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, एक्सपेंसिव चीज़ों को। आपने भी सोचा होगा। अब इससे हुआ क्या, मार्केट में डिमांड हो गई है कम, और डिमांड होने से कम क्या होता है, अर्थव्यवस्था गिरने लगती है। अब अर्थव्यवस्था गिरने को रोकने का मतलब क्या है, डिमांड को फिर से लाया जाए। डिमांड, अपने पास तो पैसा है नहीं, तो सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो कह रहा है अब सरकार अगर पैसा खर्च कर दे ना, तो अभी ये सारी की सारी डिमांड में रिकवरी आ जाए। ये सरकार से छोटी सी है नसीहत। जिसकी यही आज की समरी है, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप पैसा खर्चें। आप इसकी समरी को कोशिश करें कमेंट सेक्शन में लिखने की, बहुत सिंपल है, इंग्लिश में लिखें। साथ ही साथ आप जो है आज इसकी टोन समझें मेरे से। टोन होगी पहली डिसअपॉइंटेड, बहुत निराश है। दूसरी टाइप ऑफ टोन है इसकी अर्जिंग या रिक्वेस्टिंग, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है। तीसरी टाइप ऑफ टोन है इसकी डैमेज कंट्रोलिंग। डैमेज कंट्रोल मोड में तब टोन होती है जब एडिटोरियल आपसे ऐसे कहता है कि भाई ये तो होना ही था और ये हो भी गया, अब आगे हमें ये करना चाहिए। डैमेज को ऐसे कंट्रोल करें, आगे नुकसान ना होने दें, तो उसको कहते हैं डैमेज कंट्रोल मोड। तो ये डैमेज कंट्रोलिंग जो है ना, उस मोड में भी इसकी टोन आज की हो सकती है। तो तीनों ही आपके आंसर हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें। अगर आप 15 मिनट की देख रहे हो, 20 मिनट की देख रहे हो, तो उससे आप पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, है ना। कह रहा है द इनएविटेबल हैज़ हैपेंड। कह रहा है इनएविटेबल हो चुका है, हैपन हो गया है ना। इनएविटेबल सब्जेक्ट, हैज़ हैपेंड इसकी वर्ब। ये इनएविटेबल आप ऊपर देख चुके हो, ऐसी चीज़ जिससे बचा ना जा सके उसको कहते हैं इनएविटेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इंडिया GDP सफर्ड इट्स स्टीपेस्ट कंट्रैक्शन ऑन रिकॉर्ड in April-June quarter as output shrank 23.9% from a year earlier. Provisional data show। कह रहा है जो इंडिया की GDP है, इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसने सफ़र किया, इसने सहा अभी तक के स्टीपेस्ट कॉन्ट्रैक्शन को, ऐसी गिरावट को, ऐसी सिकुड़न को जो आज तक की सबसे ज़्यादा है और सबसे तेज़ी से है ना। ऐसी सिकुड़न को, ऐसी गिरावट को इसने GDP ने देखा। और कहाँ पे, ऑन रिकॉर्ड, हमारे रिकॉर्ड के अंदर आज तक जो सबसे स्टीपेस्ट है। और कब, अप्रैल-जून क्वार्टर में, इस वाली तिमाही के अंदर। अच्छा कैसे हुआ ये काम, कह रहे जैसे ही या क्योंकि, है इसका मतलब जैसे कि या क्योंकि। कह रहे जैसे कि या क्योंकि जो आउटपुट है, जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो श्रैंक हो गए, वो भी सिकड़ गए 23.9% एक साल पहले के मुकाबले, फ्रॉम अ ईयर अर्लियर। अब देखो ये पूरी बात बताने वाला कौन है, ये पूरी रामायण किसने बोली, कौन लगा के बता रहा है, प्रोविजनल डेटा शो। कह रहे जो पूरी बात है ना, अभी के प्रोविजनल डेटा हमें ऐसा शो करते हैं, अभी जो टेम्परेरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उससे हमें ऐसा पता लगता है। समझ गए सेंटेंस को। देखो सब्जेक्ट वर्ब, सबसे पहला काम पकड़ने का, इंडिया की GDP, उसकी वर्ब है सफर्ड। आउटपुट की जो है, आउटपुट जब वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है श्रैंक। डेटा की वर्ब है यहाँ पे शो। अब आप देखोगे डेटा है इसलिए शो लिखा है, अगर डेटम होता, सिंगुलर होता, तो यहाँ पे शोज हम लिखते हैं ना। तो सब्जेक्ट वर्ब भी आपके अग्री करने चाहिए एक दूसरे से। अब आ जाओ इसमें जो अपने देखने वाले ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं और जो वोकैबुलरी है ना। प्रोविजनल कौन सी चीज़ होती है,
अगर आप कॉलेज में पढ़े हो, बीए, बीकॉम, बीएससी किया है, तो आपको एक प्रोविजनल मार्कशीट मिलती है। उस मार्कशीट का मतलब ये होता है भाई आपने ग्रेजुएशन कर ली है, अभी आपका मेन मार्कशीट आना बाकी है ना, मार्क्स आ गए हैं पर मेन मार्कशीट आनी बाकी है। तो ये मार्कशीट ले जाओ और इससे अपना कोई एग्जाम जो भरना है, जो भी नौकरी चाहिए आपको वहाँ दिखा देना। तो प्रोविजनल मार्कशीट वही होती है टेम्परेरी मार्कशीट। तो प्रोविजनल वर्ड को वहाँ से आप पकड़ के रखें, टेम्परेरी, टेंटेटिव, ऐसी चीज़ जो फाइनल नहीं हो वो होती है प्रोविजनल। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट अपना आज का। आप मुझे एक छोटी चीज़ बताएं, स्टीपेस्ट स्ट्रोक एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। अगर ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की तो इसके आगे द क्यों नहीं लगा? चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको रूल भी दिखा देता हूँ, साथ में 4-5 क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे स्टीपेस्ट, जैसे स्टीपेस्ट आपने यहाँ देखा, वैसे यहाँ एडजेक्टिव जहाँ आ रहे हैं, है ना, सुपरलेटिव डिग्री, उनसे पहले जो द लगा है वो लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? चलो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, 5 क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करना, आपको मज़ा भी आएगा। अब आ जाओ मेरे साथ। देखो सुपरलेटिव डिग्री जो है ना एडजेक्टिव की, वो हमेशा अपने पहले द लेती है, जैसे गुड, बेटर, द बेस्ट। अब बेस्ट से पहले आप द लगा हुआ देखेंगे, है ना, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो फास्टेस्ट से पहले भी आप द देखेंगे। पर ये रूल अपने आप में अधूरा है। ये रूल क्या कहता है, या तो आप द लगा दो या इसके पहले, इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पजेसिव हो। अगर कोई पजेसिव है तो द नहीं लगाना, अगर द है तो पजेसिव नहीं लगाना। पजेसिव का मतलब क्या है, जैसे अपोस्ट्रोफी लगा के कोई नाउन हो, राम्स, है ना, राम्स, ये पजेसिव नाउन है। या फिर जैसे हिज हो, हर हो, पजेसिव एडजेक्टिव्स हो, है ना, माई हो, अवर हो, देयर हो, ये सब के सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव्स। अगर पजेसिव आ जाए तो द नहीं लगेगा, और अगर द आ जाए तो पजेसिव नहीं लगेगा। तो ये रूल है हमारे पास पूरा। इसका रीज़न क्या है समझो। द लगाने के कारण, द लगाने का मतलब होता है किसी चीज़ को हम खास बना रहे हैं। अगर हमने नाम बता दिया वो राम की है, श्याम की है, मेरी है या तेरी है या तुम्हारी है या हमारी है, तो फिर द लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको खास बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने उसको ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया है। अब इस छोटे से रूल को हमने समझा, अब इस पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना। द बेस्ट थिंग्स इन वंस लाइफ आर ऑफन फ्री। सबसे अच्छी चीज़ें जो किसी इंसान की ज़िंदगी में होती हैं, अक्सर वो फ्री होती हैं, अक्सर वो बिना पैसे के आती हैं। अब यहाँ पे मुझे बताओ, द बेस्ट जो ये लगा हुआ है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है कि नहीं? अगर ये सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले द आना चाहिए था, आया भी है। और इससे पहले कोई पजेसिव नहीं आ रहा, इससे पहले कोई राम्स, शाम्स, हिज, हर, माई, आवर ऐसा नहीं आ रहा, तो ये द यहाँ पे सही है। सेंटेंस में नो एरर, ठीक है ना, सेंटेंस में नो एरर। अब अगला देखो, माई द बेस्ट फ्रेंड हैज़ क्रैक्ड द एग्ज़ाम दिस ईयर। मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड ने क्रैक कर लिया एग्ज़ाम को इस साल। क्रैक करने का मतलब होता है किसी एग्ज़ाम को पास करना, उसकी जो कट ऑफ है उसको क्लियर करना। तो आजकल क्लियर द एग्ज़ाम नहीं बोलते, हम बोलते हैं क्रैक द एग्ज़ाम। तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने क्रैक कर लिया एग्ज़ाम को। अब देखो दोस्त किसका है भाई, मेरा है। अगर माई आ चुका है, अगर एक पजेसिव एडजेक्टिव आ चुका है, देखो आ गया ना माई, अगर ये आ गया है तो अब इस द को यहाँ से निकाल दो। माई बेस्ट फ्रेंड हैज़ क्रैक्ड दिस एग्ज़ाम दिस ईयर। इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। समझ गए रूल को? अब इस रूल का हार्ड वाला पार्ट समझो। ये वाला इजी पार्ट था, अब हार्ड वाले पार्ट को समझो। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको आप इस तरह से नहीं बना सकते, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव। जैसे एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव नाम के जो एडजेक्टिव है, इसको एक्सपेंसिव और एक्सपेंसिवेस्ट में लिखते हैं ना। इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर एक्सपेंसिव, और सुपरलेटिव डिग्री होगी द मोस्ट एक्सपेंसिव। समझ गए ना? तो ये ऐसे कई आर्टिकल्स हैं, कई ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनकी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट से बनती है, ना कि इस तरह से बनती है। अब इनमें जो मोस्ट आता है ना, उस पर रूल तो ये वाला लगेगा, पर उस मोस्ट पे एक और रूल भी लगेगा। अब वो रूल क्या है? देखो रूल ये कहता है, अगर उस मोस्ट के बाद एडजेक्टिव पड़ा है तो आपको द लगाना है। अगर उस मोस्ट के बाद एडजेक्टिव नहीं पड़ा है, नाउन पड़ा है, तो आपको द नहीं लगाना। समझ गए ना? अब देखो क्यों होता है ऐसा। अब देखो, द थीव्स स्टोल आवर द मोस्ट एक्सपेंसिव कार। जो चोर थे उन्होंने चुरा लिया हमारी सबसे एक्सपेंसिव कार को। सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे अवर पड़ा है, अगर अवर पड़ा है तो उस द को निकाल दो। समझ गए ना? इस अवर के पड़े होने की वजह से इस द को निकाल देना है। पर अगर ऐसा समझू मैं, मान लो इस अवर को निकाल दूं, अब बताओ मुझे इस द को रखना है? अब इस द को रखना है, क्योंकि मोस्ट के बाद में एक एडजेक्टिव आ रहा है। समझ गए ना मेरी बात को? द
थीव्स स्टोल द मोस्ट एक्सपेंसिव कार। अब ये सेंटेंस सही है अपने आप में, यहाँ पे द आना चाहिए। पर अगला देखो, द मोस्ट कार्स इन द वर्ल्ड रन ऑन गैस। दुनिया भर में ज़्यादातर कारें गैस पे रन करती हैं। गैस किसको बोलते हैं? अमेरिका में गैसोलीन को गैस बोलते हैं, हमारे यहाँ पेट्रोल बोलते हैं, अमेरिकन गैस बोलते हैं, है ना। तो द मोस्ट कार्स इन द वर्ल्ड रन ऑन गैस। अब मुझे बताओ, इस मोस्ट से पहले द आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब आप ये मत सोचना सर माई नहीं है, अवर नहीं है, राम्स नहीं है, शाम्स नहीं है, तो यहाँ पे आना चाहिए द। ध्यान दो, मोस्ट के बाद में कार नाम का नाउन पड़ा है। ये मोस्ट किसी एडजेक्टिव के लिए नहीं आया, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत नहीं है। इस मोस्ट का मतलब है ज़्यादातर। समझ गए ना? जब ये ज़्यादातर वाला मीनिंग दे रहा होगा, इसके बाद में एक नाउन पड़ा होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। रिच, पुअर, एक्सपेंसिव, चीप, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस केस में भी इसके पहले द नहीं आएगा, तो हम ऐसा लिखेंगे, मोस्ट कार्स इन द वर्ल्ड रन ऑन गैस। अगला सेंटेंस देखो, द गवर्नमेंट्स जॉब पॉलिसी हैज़ फ्रस्ट्रेटेड द मोस्ट ऑफ द यूथ। सरकार की नौकरी की जो पॉलिसी है उसने फ्रस्ट्रेशन में ला दिया है ज़्यादातर यूथ को। समझ गए ना? अब मोस्ट के बाद में देखो ऑफ पड़ा है, एडजेक्टिव आना तो दूर, यहाँ पे तो नाउन भी नहीं आ रहा, मतलब ये वाला मोस्ट एडजेक्टिव वाला मोस्ट नहीं है, यहाँ पे द निकाल देना है। सुपरलेटिव डिग्री का कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ। तो द गवर्नमेंट्स जॉब पॉलिसी हैज़ फ्रस्ट्रेटेड मोस्ट ऑफ द यूथ। समझ गए सेंटेंस को? समझिए अपने रूल को। दो रूल हैं, मैंने क्लब कर दिए हैं। रूल नंबर 1, पजेसिव के बाद में कभी भी एडजेक्टिव आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो द नहीं लगाते। रूल नंबर 2, जिन मोस्ट के बाद में एडजेक्टिव पड़ा हो वहीं द लगाना है। अगर उनके बाद में एडजेक्टिव ना पड़ा हो तो मोस्ट जो हैं वो द वाले नहीं हैं, वो क्वांटिफायर्स हैं, उनको बिना द के आप यूज़ करेंगे। चलिए, ये अपना आज का क्विज है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार है, फोकस से समझना, आपको मज़ा भी आएगा समझ के। ये 4 क्वेश्चन हैं, है ना। चारों क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे जहाँ जहाँ मोस्ट आ रहा है उससे पहले द आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप इनको सीखेंगे, ट्राई करेंगे, सीखेंगे तो इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा अपनी प्रिपरेशन में। चलिए, कह रहा है इट इज़ एविडेंट दैट द stringent COVID-19 lockdowns in force through the first third of a quarter and substantially in May hollowed out demand। इट इज़ एविडेंट, ये चीज़ है बिल्कुल साफ। अच्छा, कौन सी चीज़? दैट वो ये कि जो ये स्ट्रिंजेंट कोविड-19 के लॉकडाउन लगे हैं, जो ये बहुत ही हार्श, बहुत ही कड़े कोविड-19 के लॉकडाउन लगे हैं, और कब लगे हैं? इन फोर्स हुए हैं, है ना, जो कि अमल में आए हैं। इन फोर्स मतलब अमल में आना। और कब? पूरे दौरान थ्रू द फर्स्ट थर्ड ऑफ द क्वार्टर, इस क्वार्टर की तिमाही के पहले थर्ड के दौरान, मतलब तिमाही में 3 महीने हैं, अप्रैल मई जून, तो पूरे अप्रैल के दौरान। कह रहा है और सब्सटेंशियली इन मई, और मई के सब्सटेंशियल पार्ट में, मई के बहुत बड़े हिस्से में। तो कह रहा है बड़ी एविडेंट सी बात है कि इन लॉकडाउन्स ने होलो आउट कर दिया डिमांड को, इन्होंने खोखला बना दिया मांग को। समझ गए सेंटेंस को? इट की वर्ब है इज, लॉकडाउन्स की वर्ब है होलो आउट। अब आ जाओ इसमें देखने वाले वर्ड्स पे। होलो आउट को आपको याद करने का तरीका परसों बताया था। अगर आप मैथ्स वैथ्स पढ़ते हो तो होलो सिलेंडर वाले क्वेश्चन आते होंगे, है ना, आपके एग्जाम में। होलो सिलेंडर है, उसके अंदर की रेडियस ये है, बाहर की रेडियस ये है, इसकी मोटाई बताओ। होलो मतलब खोखला। अगर आप किसी चीज़ को होलो आउट करते हैं ना, तो आप फ्रेजल वर्ब यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब है खोखला बना देना। तो इसने खोखला बना दिया डिमांड को, डिमांड जो है पूरी खोखली हो गई इन लॉकडाउन से कारण। इस तरह से आप इस फ्रेजल वर्ब को हमेशा याद रखें। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ही हार्श हो, बहुत ही कड़ा हो, बहुत ही इंटेंस हो, बहुत ही टफ हो, बहुत ही रिजिड हो। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपने बहुत सारे वर्ड्स मेरे साथ सीखे। स्ट्रिंजेंट वर्ड हमेशा आता है हर 2-3 दिन के बाद, और एक ऐसा ही वर्ड आता है स्ट्राइडेंट। आज मैं नहीं बताऊंगा, आज आप मुझे बताएंगे स्ट्रिंजेंट और स्ट्राइडेंट में क्या फ़र्क होता है। एक जैसे वर्ड्स हैं, ध्यान से देखना, है ना, एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स हैं। अपनी कन्फ्यूजन अगर है तो दूर करो सर्च करके, और नहीं है तो अभी कमेंट सेक्शन में डालो स्ट्रिंजेंट और स्ट्राइडेंट में क्या फ़र्क होता है। चलो आगे बढ़ें, आ जाओ। कह रहा है प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग which accounts for almost 60% of the GDP contracted 26.7% as consumers absorbed almost all discretionary spending। कह रहे प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग जो है ना, आपके और मेरे जेब से जो पैसे खर्च होने का जो काम है, जो कि अकाउंट फॉर करता है, जो कि हिस्सा बनता है, जिम्मेदार होता है लगभग 60% जीडीपी का, है ना, 60% जीडीपी का हिस्सा होता है। कह रहा है ये जो प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग है कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई 26.7% से। और कैसे? जैसे कि या क्योंकि जो कंज्यूमर्स थे उन्होंने परहेज कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया लगभग सारी की सारी मन मर्जी वाली स्पेंडिंग से, ऐसी स्पेंडिंग से जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हम मन मर्जी से करते हैं। चलो जूते ले लें, चलो लिपस्टिक ले लें, है ना। समझ गए सेंटेंस को? तो ऐसा हुआ, इसके कम हो जाने की वजह से 60% हिस्से वाली आज पूरी की पूरी बाजार जो है ठप पड़े हैं।
अब आ जाओ इस पर देखने वाला फ्रेज आया अकाउंट फॉर। इसका मतलब होता है जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल होना, किसी काम के लिए उत्तरदायी होना। ये खबरी में लूँगा मैं आजकल के अंदर। अकाउंट फॉर को पोस्टमार्टम करेंगे इस वर्ड का। अगर आप खबरी पे मुझसे जुड़े हैं, ऐप डाउनलोड कर लें, नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे मैं ऐसे ही फ्रेजेस को पोस्टमार्टम करके आपको बताता हूँ यूज़ करके। एब्जोर का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहना, किसी चीज़ से परहेज करना। और कैसे? प्रेशर के अंदर। आपको डॉक्टर ने बोला भाई आज से मीठा छोड़ दो, तो आप एब्जॉर्ब करेंगे मीठे को, है ना। अब्सटेन फ्रॉम करेंगे मीठे से या रिफ्रेन फ्रॉम करेंगे। ध्यान देने वाली चीज़ है, एब्जॉर्ब के बाद में ऑफ वॉफ नहीं आता, फ्रॉम नहीं आता। एब्सटेन और रिफ्रेन का मतलब भी ये होता है, पर उनके बाद में फ्रॉम आता है, ठीक है ना। परहेज करना, किसी चीज़ से दूर रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग आपको बता दी, जो गैर जरूरी हो, मन मर्जी भरी हो, नॉन एसेंशियल हो। आपका मन आया चलो जूता लाते हैं नाइकी का, है ना, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। करंट एक्सपोर्ट्स विच कंट्रीब्यूट to a fifth of GDP and reflect overseas demand for Indian goods and services shrank by nearly 20%। कह रहा जो हमारे निर्यात हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, हिस्सेदार बनते हैं एक पाँचवें हिस्से का, है ना, 20% का, 1/5 का, और किसके? जीडीपी के। कह रहा और रिफ्लेक्ट करते हैं, दिखाते हैं ओवरसीज डिमांड को, हमारे देश से बाहर आने वाली मांग को इंडियन गुड्स और सर्विसेज के लिए। कह रहा है ये जो एक्सपोर्ट्स है ना, ये एक्सपोर्ट्स ये हो गए श्रैंक, ये हो गए सिकुड़ गए, और लगभग 20% से। सिंपल सेंटेंस है। एक्सपोर्ट की दो वर्ब्स आई हैं, पहले रिफ्लेक्ट, नहीं इसकी एक ही वर्ब आई है श्रैंक, है ना। विच नाम के रिलेटिव प्रोनाउन की दो वर्ब्स आई हैं, पहली कंट्रीब्यूट, दूसरी रिफ्लेक्ट। रिलेटिव प्रोनाउंस की वीडियो आएगी, अभी मॉडल्स की वीडियो आ जाने दो, उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन की एक लास्ट वीडियो बची है, फिर प्रोनाउन भी आपका पूरा हो जाएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ मैं, पर कोशिश इस तरह से कर रहा हूँ कोई कॉन्सेप्ट छूटे नहीं, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं वीक में एक से ज़्यादा ग्रामर वीडियो नहीं लाता। चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी वॉज द वर्स्ट हिट, collapsing 47% and shrinking in share of GDP to about 22% from 32% a year earlier. As large businesses conserved cash and refrained from any capital spending in the face of uncertainty, and smaller firms prioritized survival। अच्छा सेंटेंस है, स्टैंडर्ड सेंटेंस है, इसको आपको पढ़ना आना चाहिए, बहुत अच्छा सेंटेंस है, ध्यान से देखो। कह रहा है इन्वेस्टमेंट की जो एक्टिविटी है, निवेश की जो एक्टिविटी है, वो थी वर्स्ट हिट, सबसे बुरी मार उसी पे पड़ी है। अच्छा कैसे पड़ी है ये? साइमल्टेनियसली कोलैप्स होते हुए, एक ही तरफ दूसरी तरफ गिरते हुए, ढहते हुए 47% से, और श्रिंक होते हुए, कम होते हुए इसके शेयर में, इसके हिस्से में जीडीपी के अंदर कहाँ पे 22% तक 32% से, है ना। तो कह रहा इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी ऐसा काम कर गई, और कैसे? एक साल पहले के मुकाबले अ ईयर अर्लियर। अच्छा ये काम हुआ क्यों? ये पूरी बात हुई क्यों? कह रहे क्योंकि एज, या जैसे कि एज, जो बड़े बिजनेस थे ना, लार्जर बिजनेसेस थे, उन्होंने कंजर्व कर लिया कैश को, उन्होंने बचा करके सेव करके रख लिया नकदी को, और उन्होंने रिफ्रेन फ्रॉम किया, उन्होंने परहेज किया, उन्होंने एब्जॉर्ब किया, है ना, रिफ्रेन फ्रॉम या परहेज करना, एब्जॉर्ब करना। उन्होंने परहेज किया किसी भी कैपिटल स्पेंडिंग से, किसी भी लॉन्ग टर्म खर्चे से। और क्यों? इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, मार्केट में उथल पुथल को देखते हुए। और कह रहे जो स्मॉलर फर्म्स है ना, जो छोटी फर्म्स हैं, उन्होंने प्रायोरिटाइज कर दिया सर्वाइवल को पहली प्रायोरिटी बना लिया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट को कर दिया बंद। अब देखो सेंटेंस समझ में आया? एक बार रिपीट कर रहा हूँ 10 सेकंड में, फिर इसकी ग्रामर के अंदर आएंगे, है ना। कह रहे इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी सबसे वर्स्ट हिट थी। अब देखो ये जब वर्स्ट हिट थी ना, उस वक्त दो काम और कर रही थी। कौन? ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। पहले तो ये हो रही थी कोलैप्स, पहली तो ये ढह रही थी 47% से, दूसरी ये हो रही थी श्रिंक, दूसरी हो रही थी ये सिकुड़, शेयर में अपने जीडीपी के 22% पे आ गई थी 32% से। इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। 2 काम, 3 काम, 5 काम एक साथ हो रहे हो, तो एक काम को मेन वर्ब बना दो, बाकी काम को वर्ब के एनजी फॉर्म बना दो। इस तरह से उन सब कामों को आप दिखा सकते हैं। ग्रामर सीरीज में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इसको डिटेल में, है ना। चलो अब ये काम आपने समझ लिया, अब आगे देखो। कंजर्व करना मतलब सेव करना, प्रिजर्व करना। आप कई बार इस स्लोगन को सुनेंगे, कंजर्व द वाटर या वाटर कंजर्वेशन। इसका मतलब क्या है? पानी को प्रिजर्व करें, पानी को बहने ना दें, उसको सेव करके रखें। तो यहाँ से इस कंजर्व वर्ब को पकड़ के रखें, किसी चीज़ को बचा करके रखना। रिफ्रेन और एब्सटेन दोनों के बाद मैंने बताया था फ्रॉम आएगा। एब्जोर के बाद में मतलब यही होता है इसका, एब्जोर का भी परहेज करना, पर इसके बाद में कोई प्रीपोजिशन ना लगाया जाए। इन द फेस ऑफ मतलब सामना करते हुए, देखते हुए।
प्रायोरिटाइज का मतलब है किसी चीज़ को वरीयता देना, प्रेफरेंस देना, किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देना। स्मॉलर फर्म्स ने अपने सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज किया। बढ़े आगे, चलो कह रहे क्रॉस द रियल इकोनॉमी। अब एक किसी का सवाल हो सर कैपिटल स्पेंडिंग क्या होती है, एक बार में समझ जाओगे, ध्यान से समझना। आपने एक प्लांट लिया, मशीनरी ली, एक फैक्ट्री ली, एक जगह खरीदी है ना, उसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगाई, ये तो आपकी कैपिटल स्पेंडिंग, ऐसी स्पेंडिंग है जो अगले 10 साल 20 साल के लिए आपने की है। अब उस फैक्ट्री के अंदर आपने कोई ऐसी चीज़ लेके आए जैसे कि बिजली का बिल है ना, या रॉ मटेरियल आ रहा है, ये सब चीज़ें जो आप आज लाए हो कल खर्च कर दोगे, कल ख़त्म हो जाएंगी, ये सब होंगी आपकी रेवेन्यू स्पेंडिंग। तो कैपिटल स्पेंडिंग मतलब लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग, रेवेन्यू स्पेंडिंग मतलब शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग। तो अभी लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग हमारे बिजनेसेस ने करनी बंद कर दी है, सिर्फ जितनी ज़रूरत होती है उतना भर माल जो है वो लेके आते हैं रेवेन्यू स्पेंडिंग के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्रॉस द रियल इकोनॉमी every single industry and service sector shrank with the solitary exception of agriculture, which grew 3.4% and outpaced the year earlier quarters 3% expansion। कह रहे पूरी इकोनॉमी के अक्रॉस, पूरी हमारी सही अर्थव्यवस्था के अंदर अक्रॉस सारी हर एक जो सिंगल इंडस्ट्री है और सर्विस सेक्टर है वो श्रिंक हो गया है ना, वो सिकुड़ गया। और कह रहे कैसे सिकुड़ा ये, सिर्फ अकेली एक एक्सेप्शन के साथ, अकेले एक अपवाद के साथ, और वो था एग्रीकल्चर का। अच्छा कौन सा एग्रीकल्चर है जो ग्रो हुआ 3.4% है और जो तेज़ रफ्तार में भागा, आउटपेस कर गया पिछले ईयर के इस क्वार्टर के 3% के एक्सपेंशन को। पूरी अर्थव्यवस्था गिर रही है, हर सेक्टर गिर रहा है, पर एग्रीकल्चर ऊपर आ रहा है। पिछले साल इस तिमाही में 3% एक्सपेंड किया था, इस बार 3.4% एक्सपेंड किया। समझ गए सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस है ना। आउट पेस, सीधा सीधे मतलब बताऊंगा तो आप इसको भूल जाओगे। 4 आपके पास वर्ड्स लिखे हुए हैं। आउट होता है ना, आउट, ये किसी भी चीज़ के आगे लगता है ना, उसका मतलब होता है उससे ज़्यादा। आउट पेस का मतलब है किसी से ज़्यादा तेज़ी से पेस से भागना। आउट स्मार्ट का मतलब है किसी से ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाना। आउट वे का मतलब है किसी से ज़्यादा वजन रखना। आउट नंबर का मतलब है किसी से ज़्यादा संख्या में होना, है ना। आप 2 हैं, आपके सामने 5 हैं, तो वो 5 आपको आउट नंबर कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा संख्या में हैं। तो आउट जब भी इस तरह से नाउन से एडजेक्टिव से आगे लगता है, उसका मतलब ये होता है, इनफैक्ट वर्ब्स के आगे भी लगता है, उसका मतलब यही होता है आपने उस काम को दूसरे वाले से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से, तेज़ तरीके से किया। चलो आगे बढ़े। कह रहे कंस्ट्रक्शन सफर्ड द मोस्ट, प्लंजिंग 50%, फॉलोड बाय द ऑमनीबस सर्विस कैटेगरी। ट्रेड, होटल्स, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड ब्रॉडकास्टिंग, which rank 47% hit by the pandemic linked restrictions। कह रहा है जो कंस्ट्रक्शन है वो सफ़र किया सबसे ज़्यादा, द मोस्ट, सबसे ज़्यादा सफ़र जो किया वो किया हमारे कंस्ट्रक्शन वाले सेक्टर ने। और कैसे किया सफ़र, साइमल्टेनियसली प्लंज करते हुए, गोता लगाते हुए 50% का। और किसके बाद में, ये इसके बाद में आया फॉलो करता हुआ ओमनी बस सर्विस कैटेगरी, सर्विस कैटेगरी की हर वाला जो हर एक जो है सेक्टर है ना। अब कौन कौन सा सेक्टर है, ट्रेड है, होटल है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, ब्रॉडकास्टिंग है, ये सब के सब सर्विस सेक्टर के पार्ट है। तो अगर इसके पीछे पीछे आया सर्विस सेक्टर, और वो क्या है, वो श्रिंक हो गया 47% से। और ये कैसे हुआ सारा काम, ये था हिट बाय, मार खाया हुआ किसके द्वारा, पैंडमिक लिंक्ड रिस्ट्रिक्शंस के द्वारा, ऐसी पाबंदियों के द्वारा जो पैंडमिक से लिंक की जा सकती है। आई थिंक समझ गए होंगे, सिंपल सेंटेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। कर मैन्युफैक्चरिंग टुक अ सीवियर बीटिंग, contracting 39% as demand for products deemed non-essential evaporated, and factories even after reopening struggle to run amid shortage of labor and added safety norms। कह रहा मैन्युफैक्चरिंग टुक कर गई एक सीवियर बीटिंग को, उसने भी बहुत बड़ा एक मार खाया है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी बहुत बड़ी मार खाई। और कैसे खाई, कॉन्ट्रैक्ट होते हुए 39% से। अच्छा कैसे, कह रहे जैसे जो डिमांड है प्रोडक्ट्स के लिए, और वो प्रोडक्ट्स जिनको डीम किया जाता है, माना जाता है नॉन एसेंशियल, गैर ज़रूरी, कह रहे ये जो डिमांड है ना ये इवेपोरेट कर गई, भाप बन के उड़ गई। और कह रहे जो फैक्ट्रीज हैं इवन आफ्टर रीओपनिंग, यहाँ तक कि फिर से खुलने के बाद स्ट्रगल कर रही थी रन करने के लिए, बीच में शॉर्टेज की कमी के, लेबर के, और एडिशनल एडेड सेफ्टी नॉर्म्स के। तो कह रहा है इस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग है इसने भी एक सीवियर बीटिंग को लिया है 39% से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे। मैन्युफैक्चरिंग की वर्ब है टुक, टेक अ सीवियर बीटिंग, इसको मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखो टेक मतलब लेना, बीटिंग मतलब मार,
इसको आप हिट भी बोल सकते हो, इसको आप स्ट्राइक भी बोल सकते हो। तीनों का मतलब क्या है, किसी से बुरी तरह से मार खाना। तो कह रहा मैन्युफैक्चरिंग ने भी एक बुरी तरह से मार खाई, टुक अ सीवियर बीटिंग। तो तीनों ही फ्रेज इसी बात को बताते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, साइमल्टेनियस एक्शन। मार कैसे खाई, कॉन्ट्रैक्ट होते हुए, है ना, ये काम साइमल्टेनियसली हो रहा था। इवेपोरेट होना मतलब किसी चीज़ का वेपर बन के उड़ जाना, भाप बन करके उड़ जाना। टू टर्न इनटू वेपर इज टू इवेपोरेट। चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ है नहीं इसमें देखने वाला, है ना। चलो, इंग्लिश स्पीकिंग पे एक वीडियो की थी हमने रात में, जाकर के चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अपने चैनल पे दूसरे चैनल का लिंक रखा है अपने इंग्लिश स्पीकिंग वाले का, जहाँ पे मैं वीक में 2 वीडियोस पब्लिश कर रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग पे, जाकर के चेकआउट करें। कह रहा इट वॉज लेफ्ट टू द गवर्नमेंट टू कीप द बॉटम फ्रॉम फॉलिंग आउट ऑन डिमांड एज द सेंटर्स पैंडेमिक मिटिगेशन एक्सपेंडिचर helped expand its consumption spending by 16.4% year on year and softened the overall blow to the GDP। कह रहे इट वॉज लेफ्ट टू द गवर्नमेंट, ये छोड़ दिया गया था सरकार पे। अच्छा, क्या करना, कीप करना बॉटम को फॉल आउट होने से डिमांड के ऊपर। डिमांड है, उसका एक पैंदा होगा, डिमांड कम से कम कितनी हो सकती है ना, एक पैंदा तो उसका होगा। तो कह रहे सरकार पे छोड़ दिया गया था कि उस पैंदे को आप फॉल आउट नहीं होने दोगे, इतना नीचे नहीं जाने दोगे कि डिमांड फिर से ऊपर आ ना पाए, है ना। सरकार पे इस काम का दारोमदार था। कह रहा क्यों, क्योंकि जो सेंटर के पैंडेमिक मिटिगेशन एक्सपेंडिचर था, महामारी को कम करने के लिए जो खर्चा किया था, उसने हेल्प किया एक्सपेंड करने में, बड़ा करने में इसकी कंजम्पशन की स्पेंडिंग को, इसके खर्चे पे कंजम्पशन का जो खर्चा है उसको। और कैसे, 16.4% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले साल के हिसाब से। और इसी नहीं, सॉफ्ट कर दिया, सॉफन कर दिया, बिल्कुल नरम बना दिया टोटल ब्लो को, जीडीपी को, पूरे के पूरे हमले को जीडीपी के ऊपर। तो सरकार जो बहुत सारा पैसा खर्च कर रही थी, तो सरकार के ऊपर ही हमने छोड़ दिया था कि डिमांड का पैंदा नीचे ना गिरने दें, थोड़ा थोड़ा आप खर्चा करते जाएं, डिमांड को बना रहने दें। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ोगे तो सिंपल है, इट की वर्ब है वॉज लेफ्ट, पैंडेमिक की वर्ब है पैंडेमिक मिटिगेशन एक्सपेंडिचर की हेल्प्ड और सॉफ्ट। हेल्प के बाद में अगर दूसरी वर्ब आ रही है तो आप उसको टू लगा के भी बता सकते हो, बिना टू के भी लगा सकते हो। हेल्प्ड टू एक्सपैंड, हेल्प्ड एक्सपैंड, यहाँ पे बीच में टू आ भी सकता था, और आप चाहें तो आप इसको ना भी लगाएं। ये सॉफ्टन करने का मतलब होता है किसी चीज़ को सॉफ्ट बना देना। जनरली कई ऐसे एडजेक्टिव्स और नाउन्स हैं जिनके आगे आपने en लगा देंगे ना तो उनकी वर्ब फॉर्म बन जाएगी। जैसे हार्ड मतलब कड़ा, हार्डन मतलब किसी चीज़ को कड़ा बनाना, सॉफ्ट मतलब मुलायम, किसी चीज़ को मुलायम बनाना, सॉफन, है ना। डीप मतलब गहरा, किसी चीज़ को गहराना। हार्ड मतलब, ये हार्ड दूसरी बार आ गया है ना, इसको निकाल दो यहाँ से। अच्छा, वीक मतलब कमज़ोर, वीकर मतलब किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना। तो इस तरह से आप en लगा के बहुत सारे नाउन्स, बहुत सारे एडजेक्टिव्स के आगे आप उनको वर्ब में बदल सकते हैं। जैसे हाइट है, हाइट का बन जाएगा हाइटन, हाइटन मतलब किसी चीज़ को ऊंचा करना, हाइट में लाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कह रहा है हाउएवर with the fiscal deficit already having exceeded the full year's budgeted target in just the first 4 months and revenue receipts impacted by the economic contraction, the government is unlikely to maintain a similar trend in expenditure growth over the next 3 quarters। बस हो गया, लंबा सेंटेंस है, ध्यान से देखो। कह रहा है हालांकि, हाउएवर के साथ ही, अच्छा किसके भाई, फिजिकल डेफिसिट के पहले से ही एक्सीड कर चुका होने के साथ ही। फिजिकल डेफिसिट होता है सरकारी घाटा, सरकार के खर्चा जब सरकार की इनकम से ज़्यादा हो जाता है उसको कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो कह रहा है हालांकि जो पहले के साथ ही फिजिकल डेफिसिट के एक्सीड कर जाने से, है ना, उसके बढ़ जाने से। अच्छा, किससे बढ़ गया ये, कह रहा है पूरे साल के बजट टारगेट से। हर साल एक टारगेट रखती है सरकार कि इससे ज़्यादा हम इसको नहीं होने देंगे। तो कह रहा है उस टारगेट के बजट टारगेट से बढ़ जाने के कारण। और ये कहाँ बढ़ा, महज पहले 4 महीने में ही। सरकार ने टारगेट लिया था 12 महीने का, ये 4 महीने में उससे आगे निकल गया। कह रहा है एक तो इस चीज़ के साथ ही, दूसरा और एंड जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, जो हमारे ऐसे इनकम है जो रेवेन्यू टाइप की है, और कह रहे हैं उसके इम्पैक्ट हो जाने के साथ ही इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन के, हमारी आर्थिक सिकुड़न के, कह रहा है इससे हमारे टैक्स की इनकम के इम्पैक्ट हो जाने के साथ ही हुआ क्या। कह रहे गवर्नमेंट बहुत अनलाइकली है, सरकार से बहुत कम संभावना है कि वो मेंटेन रखेगी, बनाए रखेगी ऐसे ही एक रुझान को, ऐसे ही एक एक्सपेंडिचर जो है ट्रेंड को, जो कि है एक्सपेंडिचर की ग्रोथ का, खर्चे में बढ़त का,
ओवर द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स, अगले 3 तिमाहियों के दौरान। तो कह रहा है पहले तो इसने बहुत खर्चा किया सरकार ने, पर अब इसके टारगेट फारगेट हो गए हैं सब फेल, है ना। जो इसने सोचा था फिजिकल डेफिसिट पूरे साल का, वो 4 महीने में हो गया पूरा। सारे टैक्स का खर्चा जो है, टैक्स से इनकम आनी थी, वो सारी गई है सिकुड़। अब ये अगले 3 तिमाहियों के अंदर ऐसा काम सरकार नहीं करेगी, ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली नहीं है। समझ गए सेंटेंस को। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको ऊपर बताया था, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीप्ट भी वही होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है ना। इसकी उल्टी होंगी कैपिटल रिसीट्स। जैसे आपने सरकार ने कोई रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया, अब ये जो पैसा आ रहा है ना सारा, ये कैपिटल रिसीट्स है सरकार का। ऐसा पैसा है जो लॉन्ग टर्म के अंदर सरकार के पास आने वाला है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कह रहे अनलेस ऑफ कोर्स it is prepared to forsake its wanted fiscal conservatism and finds innovative ways to mobilize resources। कह रहे ये काम एक कंडीशन ऐसी है जिसके होते ना होगा, मतलब सरकार खर्चा करती रहेगी। अब वो सिवा कौन सी कंडीशन के है, वो कंडीशन बता रहा है अनलेस लगा के। कह रहे सिवा इस कंडीशन के, अनलेस ऑफ कोर्स बिल्कुल वही, और कौन सी, कि ये प्रिपेयर है जाने देने को सामने से, फॉरसेक करने को, इसके अभी तक बताए हुए फिजिकल कंजर्वेटिज्म को, अभी तक बताए हुए आर्थिक कंजूसीपन को, है ना, कंजर्वेटिज्म को। तो अभी तक जो आर्थिक कंजूसापन इसने बरता है, अगर ये तो उसको सामने से जाने दे, उस कंजूसीपन को छोड़ दे, है ना। पहली कंडीशन तो ये। और या फिर ये फाइंड कर ले नए तरीक़ों को मोबिलाइज करने के, रिसोर्सेज को, इस तरीके से अपने पैसे को खर्च करे कि उससे सरकार को सामने से और पैसा मिले, मतलब इस तरीके से कोई नया जो है तरीका ये खोजे। समझ गए ना। तो कह रहा अगर ये 2 काम नहीं हुए ना तो सरकार और ज़्यादा खर्च नहीं करने वाली है। अब ये 2 काम के वर्ड्स देख लेना। फॉरसेक मतलब सामने से किसी चीज़ को सेक कर देना, सामने से गिव अप कर देना, अबैंडन कर देना, है ना, फॉरसेक कर देना। वांटेड होता है जिसका आपने बहुत दिखावा किया हो, सबको बताया हो, शो ऑफ किया हो, ब्रैग किया हो, है ना, बोस्ट किया हो। वांटेड इसका कंजर्वेटिज्म है, सबको ये सरकार दिखावा करती है कि हम आर्थिक तौर पे बहुत कंजूस हैं, पैसे को जाने नहीं देते हैं जल्दी से। मोबिलाइज करना मतलब काम में लेना, इस्तेमाल में लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। करें द स्टिल राइजिंग ट्रेजेक्टरी ऑफ द कोविड-19 इन्फेक्शंस एंड अ हाई लेवल ऑफ जॉब लॉसेस एंड इनकम इरोजन आर ऑल्सो श्योर टू रिटार्ड एनी रिकवरी इन मोमेंटम। कह रहा अभी भी राइज होती हुई, अभी भी बढ़ती हुई कोविड-19 के नए इन्फेक्शंस की ट्रेजेक्टरी का मतलब है ग्राफ, ट्रेजेक्टरी का मतलब है कर्व। कह रहा अभी भी कोविड-19 के नए इन्फेक्शन का ग्राफ के जो बढ़ रहा है उसके बढ़ते हुए, और एक हाई लेवल का जो है जॉब लॉसेस का और इनकम इरोजन का। अभी भी नौकरियों के जाने का बहुत हाई लेवल है और इनकम के इरोजन का भी बहुत हाई लेवल है, लोगों की इनकम कम होती जा रही है। तो कह रहे अभी भी इन तीनों चीज़ों के साथ ही इन्फेक्शन का ग्राफ ऊपर, जॉब की लॉसेस बहुत ज़्यादा और इनकम का बहुत कम हो जाना, इन तीनों के साथ ही कह रहे ये तीनों जो चीज़ें ना आ रही हैं बिल्कुल श्योर, बिल्कुल पक्की कि रिटार्ड कर देंगी, रास्ते में रोक देंगी किसी भी रिकवरी को जो मोमेंटम में आने वाली है, जो हमारे संवेग में आने वाली है। तो अगर थोड़ी सी भी रिकवरी आएगी ना, ये तीनों चीज़ें पक्का ही हैं, उस रिकवरी को बीच में रिटार्ड कर देंगे, बीच में रोक देंगे। अब समझो इसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट है ट्रेजेक्टरी एंड हाई लेवल। हाई लेवल की 2 वर्ब्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला है जॉब लॉसेस, दूसरा है इनकम इरोजन। तो मैं इसको अलग कलर दे देता हूँ, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है एक्चुअल में, है ना। तो ट्रेजेक्टरी और हाई लेवल आपके सब्जेक्ट हैं, इसलिए हमने आर नाम की वर्ब को यूज़ किया है एंड लगा के बीच में। इरोजन मतलब जैसे कई किसी चीज़ पे जंग लगती है ना, तो वो जंग लग के वो चीज़ लोहे की ख़राब हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इरोजन हो गया, इसमें कोरोजन हो गया, ये ख़राब हो गई, एकदम ख़त्म हो गई। वेयर एंड टियर बोल दो, किसी चीज़ का घिसना बोल दो, इरोजन। मोमेंटम होता है संवेग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह इफ़ द लेटेस्ट सर्वे बेस्ड डेटा फ्रॉम द IHS मार्केट शो मैन्युफैक्चरिंग PMI for August signaling growth for the first time in 5 months. The same researchers finding also stress that job shedding continues at a strong rate in the industry. अब देखो एक मार्केट की रिसर्च फॉर्म है, उसने बताया कि आगे कुछ अच्छा आने वाला है। कह रहा अगर जो लेटेस्ट सर्वे बेस्ड डेटा है इस मार्केट फर्म का, जिसका नाम है IHS मार्केट, है ना, ये इस फर्म की कंपनी का नाम है, इस जो है रिसर्चर का। कह रहा अगर ये जो लेटेस्ट डेटा है इस IHS मार्केट का, ये शो करता है, क्या दिखाता है भाई, मैन्युफैक्चरिंग में PMI को अगस्त के अंदर सिग्नल करते हुए एक ग्रोथ को पहली दफ़ा
पिछले 5 महीनों के अंदर। कह रहा अगर इसका डेटा मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ को दिखाता है तो कह रहा हुआ क्या, कह रहा यही सेम रिसर्चर की फाइंडिंग है ना, ये भी स्ट्रेस करती है, इसका ये भी नतीजा निकालती है फाइंडिंग कि जॉब की जो शेडिंग है, नौकरियों के कम हो जाने का जो काम है वो अभी भी जारी है, कंटिन्यू है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेट से, बहुत तेज़ रफ्तार से इंडस्ट्री के अंदर। तो इस IHS मार्केट ने 2 चीज़ें बताई, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर थोड़ी सी ग्रोथ आएगी और नौकरियां अभी भी जाना जारी रहेगा, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां अभी भी शेड होनी जारी रहेंगी। समझ गए सेंटेंस को। डेटा प्लूरल है, वर्ब लगी है शो, फाइंडिंग्स प्लूरल है, वर्ब लगी है स्ट्रेस, है ना। फाइंडिंग्स मतलब नतीजे, शेड करना मतलब किसी चीज़ का झड़ना, शेडिंग का मतलब ही होता है झड़ना, है ना। तो जॉब शेडिंग का मतलब है प्राइवेट इंडस्ट्री जॉब्स को झाड़ रही है, लोगों को घर भेज रही है, जाओ अपने घर जा दो, अपने हिसाब से तुम अपना देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सेंटेंसेस सिंपल है इसलिए फास्ट प्रोसेस करें, सब चीज़ें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है ना। कर इक्वली सिग्निफिकेंटली द आउटपुट नंबर्स which are expected to undergo revision given the acknowledged difficulties in collecting data do not capture a swathe of informal sector activity that was simply impacted। कह रहा उतने ही बराबरी तरीके से और इम्पॉर्टेंटली, कह रहा उतने ही इम्पॉर्टेंट तरीके से, उतने ही सिग्निफिकेंट तरीके से, इक्वली सिग्निफिकेंटली हुआ क्या, कह रहा है जो आउटपुट नंबर्स हैं, जो उत्पाद के नंबर हैं, आउटपुट मतलब जो फैक्ट्री से निकलता है, सर्विस सेक्टर कुछ नया सॉफ्टवेयर बनाती है, जो भी सर्विस और प्रोडक्ट बनाते हैं, कह रहा उतना ही इम्पोर्टेंटली जो भी हमारे नंबर्स आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं प्रोडक्ट्स के, और वो आंकड़े जो एक्सपेक्टेड हैं कि वो अधीन होंगे, अंडरगो होंगे, सब्जेक्ट टू होंगे एक रिवीजन के। अच्छा क्यों, जो दिया गया देखते हुए जो एक्नॉलेज डिफिकल्टी हैं कलेक्ट करने में डेटा को, अभी डेटा को कलेक्ट करने में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, तो हो सकता है ये नंबर उल्टे सीधे हों। तो कह रहे ये जो नंबर है ना, आउटपुट नंबर्स, ये नहीं कैप्चर करते हैं, नहीं पकड़ते हैं एक बहुत बड़े स्वेद को, हिस्से को, इनफॉर्मल सेक्टर की एक्टिविटी को। ऐसा सेक्टर जिसको ना कोई बड़ी कंपनी है, ना कोई सरकारी फर्म है, तो ऐसे इनफॉर्मल सेक्टर की एक्टिविटी को अभी भी ये आउटपुट नंबर्स कवर नहीं करते हैं। और कह रहे हैं ये वो सेक्टर है जो कि सिविली इम्पैक्टेड है, जिस पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। सेंटेंस समझा देता हूँ। आउटपुट नंबर की वर्ब है डू नॉट कैप्चर। आउटपुट के नंबर कैप्चर नहीं करते हैं, ये नंबर अपने अंदर शामिल नहीं करते हैं बहुत बड़े स्वेद को, हिस्से को, इनफॉर्मल सेक्टर की एक्टिविटी को। ये वो सेक्टर है जो बुरे तरीके से प्रभावित है, सीवियरली इम्पैक्टेड है। अब ये नंबर के बारे में इसने यहाँ बता दिया, कह रहा है ये जिनसे आशा है कि ये रिवीजन के नीचे जाएंगे, इनमें रिवीजन जरूरी होगा क्योंकि एक्नॉलेज कर लिया गया है कई परेशानियों को डेटा को कलेक्ट करने के अंदर। समझ गए। देखो अंडरगो का मतलब है अधीन होना, किसी चीज़ के सब्जेक्ट टू होना, है ना। सब्जेक्ट टू मैंने खबरी पे परसों ही करवाया है, अगर आप फॉलो करते हो तो यहाँ से आप उसको रिलेट करो, है ना। सब्जेक्ट टू मतलब कौन सी चीज़ किसके अधीन होगी। स्वेद का मतलब होता है बहुत बड़ा हिस्सा, अ लार्ज पार्ट इज कॉल्ड अ स्वेद। आगे बढ़े। कह रहा एग्रीकल्चर टू फेसेस हेडविंड्स इन द फॉर्म ऑफ हायर देन आइडियल रेनफॉल इन अगस्त इन सेवरल की क्रॉप growing regions in western and central India, and with the impact of recent farm markets ordinance yet to play out, it may be a while before the end of the tunnel is sighted। मेरी अप्रोच से पढ़ोगे तो इससे बड़ा सेंटेंस भी आराम से पढ़ लोगे। अब देखो कैसे पढ़ना है। एग्रीकल्चर भी फेस करती है हेडविंड्स को। अब देखो हेडविंड्स क्या होती हैं, हवाई जहाज जब जो आसमान में जा रहा होता है तो उसके सामने से विंड्स मिलती हैं, उसके हेड पे विंड्स पड़ती हैं, हवा बढ़ती हैं। अब ये वो हवाएं हैं जो उसको आगे जाने से रोकती हैं, है ना। हेड विंड्स का मतलब क्या है, सामने से आने वाली अपोजिंग फोर्सेस, ऐसी चीज़ें जो आपको आगे जाने से रोकें। कह एग्रीकल्चर जो है, खेती जो है, वो भी फेस करती है बड़ी डिफ़िकल्टीज़ को, हेडविंड्स को, परेशानियों को। अच्छा किसकी फॉर्म में, किस रूप में, कह रहे उस रूप में जो है ज़रूरत से ज़्यादा हायर देन आइडियल रेनफॉल का। और कब, अगस्त के अंदर। और कहाँ पे, बहुत सारी महत्वपूर्ण की क्रॉप में, ग्रोइंग रीजन्स में, है ना। क्रॉप को ग्रो करने वाले बहुत महत्वपूर्ण जो है भूभागों में, एरियाज़ के अंदर। और ये एरिया कहाँ पे है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में। कह रहा है इसके एग्रीकल्चर भी ये जो है ना इस हेड विंड्स को करती है फेस। कह रहा और साथ में इस इम्पैक्ट के असर के जो है रिसेंट फार्म मार्केट ऑर्डिनेंस का। ऑर्डिनेंस मतलब टेम्परेरी लॉ, फार्म मार्केट मतलब खेती का बाजार। तो अभी भी खेती के नाम पे जो लॉ हमने बनाए हैं उनके इम्पैक्ट के
प्ले आउट होने के साथ ही, प्ले आउट करना मतलब किसी चीज़ का डेवलप होना, किसी चीज़ का टेक प्लेस करना, निकल करके आना। तो कह रहे जो भी कानून हमने बनाए हैं अभी उनके इम्पैक्ट के निकल आने के साथ ही, कह रहे इट में भी ये हो सकता है अवाइल, थोड़ी सी देर, इससे पहले कि बिफोर, जो एंड है, जो सिरा है इस टनल का, इस गुफा का हमें दिखाई देता है, इज साइटेड। तो कह रहा अभी एग्रीकल्चर को भी बड़ी परेशानी है, फार्म मार्केटिंग में जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं अभी उनका असर आना भी बाकी है। तो अभी दिल्ली दूर है, इस अंधेरी गुफा का जो टनल का जो सिरा है अभी भी साइड करने में थोड़ा वक्त हमें लग सकता है। समझ गए सिंपल तरीके से। हेड विंड वर्ड्स, हमको नाम के वर्ड्स को नहीं भूलोगे आप। ये आपको मज़े की बात है, सिंपल टुच्ची डिक्शनरी में इसका मीनिंग भी नहीं मिलेगा आपको, है ना, इस वर्ड का। अब मैंने आपको इस तरीके से बताया, आप इसको ज़िंदगी भर याद रखें, है ना। चलो, प्ले आउट करना मतलब किसी चीज़ का निकल करके आना, डेवलप होना, किसी चीज़ का विकसित होना। टनल होती है गुफा, साइड का मतलब है देखना, ऑर्डिनेंस का मतलब है अध्यादेश, टेम्परेरी लॉ जिसको बाद में गवर्नमेंट जो है ना लोकसभा या राज्यसभा में पास करवाती है। आई थिंक समझ गए होंगे, मज़ा आया होगा। ज़रूर से वीडियो को एक लाइक देना। स्पोकन इंग्लिश के अगर शौकीन हो तो चैनल है अपना द स्पोकन इंग्लिश लैब, द स्पोकन इंग्लिश लैब सर्च करो गूगल पे, यूट्यूब पे, बड़ी सी फोटो आएगी मेरी, है ना, वही अपना चैनल है, वीडियोस डाल रहा हूँ, जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए मुलाकात लूँगा कल फिर से, तब तक के लिए साइनिंग आउट।